हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सनम अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम कुशल मंगल हूं और उम्मीद है आप भी एकदम कुशल मंगल होंगे और अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे अंतिम पड़ाव की तरफ। तो चलिए एलएलपी की एनालिसिस शुरू करते हैं बिना समय गवाए। टेंटन सर, हमने पिछली क्लास तक क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास तक हमने पढ़ ली थी दो जानदार बातें। अपनी सीरीज का पहला पड़ाव कर दिया था सर, अपने सीरीज का दूसरा पड़ाव भी कर दिया था और आज हमें शुरू करना है अपने सीरीज का तीसरा पड़ाव सर, सेक्शन 26 से 31 तक। बाकी आगे वाले बहुत चुन्नू मुन्नू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं सर होना क्या है। सेक्शन 26 से 31 तक हमें पढ़ना है लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या गुल खिलाए हैं उन्होंने, है ना, गुल खिले हैं, गुलशन गुलशन। एक बार चेक कर लेते हैं सर हम करने क्या जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, 26, 27, 28, 29, 30, 31, राइट, ये सेक्शन हमें कवर करना है बहुत शानदार जानदार तरीके से। तो देखिए एक एक करके, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता लग ही रहा होगा सर, कुछ ज्यादा खास है ना एक्ट है नहीं, मम्मी पापा के गुणों से भरपूर एक्ट है और बातें बिल्कुल उनके जैसी ही लिखी हैं जो मैं आपको पहले से लिंक करा रहा हूं। सेक्शन 26 क्या बोलता है? पार्टनर इज एन एजेंट, पार्टनर इज एन एजेंट ओनली ऑफ एलएलपी। पार्टनर किसका एजेंट है सर? पार्टनर एजेंट है एलएलपी का। ठीक है नहीं बात सर? बिल्कुल समझ चुके हैं। क्या ये बात हम जानते थे पुरानी पार्टनरशिप में कि ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ईच अदर। अगर आपको याद होगा हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी यही पढ़ते थे। लेकिन उससे अलग क्या है यहाँ? उससे अलग क्या है सर? लिंक तो कर लिया, पर उससे अलग क्या है सर? उससे अलग बात यह है एजेंट तो है वो, लेकिन वो एजेंट दूसरे पार्टनर्स का नहीं है। पुरानी फर्म में क्या होता था 1932 वाले पार्टनरशिप एक्ट में? वो एक दूसरे के पार्टनर, एक दूसरे के एजेंट होते थे। यहां वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो सिर्फ फर्म का ही एजेंट है। इसलिए ये प्यार भरी बात हमेशा, है ना, दिल से लगा के रखना, राइट, दिल के करीब रखना इस बात को। पार्टनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगती। लेकिन पार्टनर एलएलपी का क्या बनता है? एजेंट बनता है और पार्टनर एलएलपी के बीच में आप म्यूचुअल एजेंसी मान सकते हैं। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं, ये वाली बात जो मैंने लिखवा दी ध्यान से, तो इस बात के थ्रू ये भी सॉल्व होता है। सेक्शन 27 भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये बेस है पूरे एलएलपी का। फिर सेक्शन 27 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, यानी एलएलपी के ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली जाएगी। अगर यही पुरानी बातें हैं, है ना, जो हम पढ़ चुके हैं, ओनली इफ एक्ट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग का क्या मतलब हुआ सर? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब हुआ जो हमारा जेन्युइन काम है, उस काम को करने के लिए जो हम लेन देन करते हैं, वो एक तरीके से इंप्लाइड अथॉरिटी की तरह माना जाता है, जो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ते थे। तो यानी आपका काम जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर है, उसे हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग मानते हैं। अगर आप और मैं रामलीला में पाव भाजी चीले का स्टॉल लगाते हैं, याद आ गई बात, राइट, तो उसके लिए सब्जियां खरीदना, है ना, राइट, रॉ मेटेरियल खरीदना, ऐसे काम करना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग माना जाता है कि भाई ये काम तो एक पार्टनर करेगा ही। सेम बात लिखी है, वहां दूसरे पार्टनर जिम्मेदार होते थे, पर यहां पर एलएलपी जिम्मेदार होगी। यानी कि एलएलपी इज लायबल ओनली व्हेन द पार्टनर डन द एक्ट इन द कोर्स ऑफ डीलिंग, राइट। लेकिन यहां एक शब्द नहीं लिखा जो आपको यहां यूज नहीं करना, पर समझने के लिए याद रखना है, क्या? इन द इंप्लाइड अथॉरिटी। यानी कि अगर कोई भी काम पार्टनर एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर करता है तो एलएलपी लायबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? यानी कि म्यूचुअल एजेंसी काम करेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग में। सेक्शन 28, पार्टनर पर्सनली लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। अगर पार्टनर ने कोई गलत काम किया है, धोखाधड़ी कर दी, बेईमानी कर ली, रॉन्गफुल एक्ट किया है कि नहीं बात, तो अपने गलत कामों के लिए, अपने रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए पार्टनर खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम ये बात बस और ऑटो में भी लिखा देखते हैं, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करती है। तो पार्टनर को भी अपने गलत कामों का, है ना, सुरक्षा स्वयं करनी है और गलत कामों का परिणाम खुद ही झेलना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे सर 29 पर। 29 बिल्कुल किसकी तरह बात करता है? शेख चिल्ली। सर शेख चिल्ली कौन है? शेख चिल्ली की बातें याद आ गई होंगी, जो खुद को
शेख चिल्ली की तरह दिखाता है, राइट। कल्पना गजनी में दिखाती है कि मैं संजय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड हूं, आई एम द गर्लफ्रेंड ऑफ संजय सिंघानिया, है कि नहीं बात। और वो झूठ मूठ में लोगों को दिखाती है कि वो गर्लफ्रेंड है, पर वो होती नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, शेख चिल्ली है कि नहीं बात। यानी लंबी लंबी फेंकना, फेंकू टाइप के जो लोग होते हैं। किसी ने अगर बात को लंबा लंबा फेंक दिया और उसकी फेंकी हुई बात को शेख चिल्ली वाली बातों पर किसी थर्ड पार्टी ने, सुन लेना है बात ध्यान से, किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म यानी कि एलएलपी को क्रेडिट दे दिया, तो फिर वो पार्टनर भी जिम्मेदार बनेगा जो लंबी लंबी फेंकता है। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी अपने आप को होल्ड आउट करता है, इसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर कोई भी अपने आप को होल्ड आउट करता है, दिखाता है, दर्शाता है कि मैं एक पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर हूं, और बल्कि वो है नहीं, बस शेख चिल्ली बन रहा है, मैं हूं भैया मैं हूं, लंबी लंबी फेंकने की आदत है मुझे, और मेरे इस बात के कहने पर किसी थर्ड पार्टी ने फर्म को, एलएलपी को क्या दे दिया, उधार दे दिया, तो फिर उस उधारी की जिम्मेदारी फर्म के साथ साथ मेरे ऊपर भी आएगी। मैं और फर्म मिलकर दोनों उसको ये बात और पैसा चुकाएंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यही लिखा है लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, राइट। तो वो पर्सन जो शेख चिल्ली है, तो शेख चिल्ली थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेगा, साथ के साथ एलएलपी भी लायबल रहेगी, जो एलएलपी ने बेनिफिट रिसीव कर लिया है उस ट्रांजैक्शन के थ्रू, शेख चिल्ली के थ्रू। समझ गए सर। तीसरा आएगा धोखा, है कि नहीं बात, राइट। धोखे के केस में क्या होगा, धोखे के केस में आपको पता ही है, तुमने मेरी पीठ पे छुरा भोंका है, आज मुझे पता लगा मैंने आस्तीन का सांप पाल रखा था, है कि नहीं बात, आस्तीन का सांप, राइट। तो भैया धोखाधड़ी की है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे एलएलपी एक्ट के बेस को हिला के रख देता है कि नहीं बात। पूरा एलएलपी एक्ट हिला डाला इसने, पूरा एलएलपी एक्ट, दुनिया हिल गई भाई, क्या लिख दिया ये। एलएलपी एक्ट का बेस क्या था, लिमिटेड लाइबिलिटी, फुल फॉर्म ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। हद है, जो एक्ट का नाम है उसे ही पलट दिया। इतना खतरनाक सेक्शन है, सेक्शन 30, इसे याद कर लेना। एक्ट के नाम को पलट दिया, दुनिया हिला दी। कैसे, सेक्शन 30 ने यह बोला एक्ट का नाम है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन अगर सेक्शन 30 अगर लगता है और फ्रॉड पाया जाता है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, घर से पैसा देना पड़ेगा, बच्चे के खिलौने, उसकी चांदी की चम्मच, गुल्लक, बीवी के गहने तिजोरी तक घुस जाएंगे, है कि नहीं बात। तो सर तिजोरी तक बात कब जाएगी, जब फ्रॉड का केस होगा, धोखाधड़ी होगी, तो एलएलपी की भी लाइबिलिटी, हद हो गई, पार्टनर की खुद भी पर्सनल लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। और 31 है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग मतलब सीटी, ठीक है ना, सीटी बजा दी, राइट। बहुत ही स्पेशल बात है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब ये सारे सेक्शन हम कवर कर लेंगे। तो चलिए, आपको पता लग चुका है हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। इस एसआरके को बनाते जाएंगे, राइट। बेसिक बातों को एग्जाम में याद रखेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं भाई और बहनों आज का शानदार लेक्चर। पार्टनर एज एन एजेंट, एक ही लाइन का सेक्शन है, टेंशन ही नहीं है। क्या लिखा है देखो, सेक्शन 26, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ द एलएलपी। सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, नॉट द अदर पार्टनर। फिर से यही डायग्राम बना लो, है कि नहीं बात। P2P म्यूचुअल एजेंसी काम नहीं करती, है कि नहीं बात, लेकिन पार्टनर एलएलपी के लिए एजेंट माना जाता है। यानी एक पार्टनर के काम दूसरे पार्टनर नहीं झेलेंगे, पर एलएलपी झेलेगी। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, ये बहुत ही मजेदार सेक्शन है, इसलिए इसको ध्यान से आराम से, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है, बिल्कुल सेम तरीके से। एलएलपी इज नॉट बाउंड। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, एलएलपी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है जी बात, सारी बात समझ में आ रही है। एलएलपी जिम्मेदार नहीं है बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर डीलिंग विद अ पर्सन। जो भी पार्टनर काम करेगा उस काम के लिए एलएलपी जिम्मेदार नहीं है, राइट। अभी तो हमने कहा था सर एलएलपी भी जिम्मेदार रहती है। अब एलएलपी जिम्मेदार नहीं है तो सर किन कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है, पार्टनर है। जिस काम की पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है,
यानी जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे ध्यान से हाईलाइट करते जाना, समझते जाना। एलएलपी इज नॉट बाउंड एनीथिंग डन बाय द पार्टनर इनफैक्ट हैज नो अथॉरिटी, जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है उस काम के लिए एलएलपी बाउंड नहीं होगी। ठीक है ना, टू द एक्ट ऑफ द एलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है सर। दूसरी बात, एलएलपी इज नॉट बाउंड, ये वाली बात अब फिर से पढ़ेंगे ऊपर वाली लाइन को। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय द पार्टनर इन द डीलिंग विद अ पर्सन इफ पर्सन कौन हो गया, एक्स आप जानते हैं इमरान हाशमी, वही मिस्टर एक्स है। इफ इमरान हाशमी, ठीक है, एक्स नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, ही कौन है, पार्टनर है। ठीक है ना, यानी एलएलपी का पार्टनर है, उसके बारे में एक्स को पता है कि इस बंदे को कोई अथॉरिटी नहीं है, या उसको डज नॉट बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर, और वो इस बात का विश्वास नहीं करता, ठीक है, कि वो उस फर्म का क्या है, पार्टनर है, राइट। तो फिर एलएलपी उसके कामों के लिए, एलएलपी पार्टनर के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तो जस्ट रीडिंग ले लो, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय द फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर हु हैज नो अथॉरिटी। अगला, एलएलपी इज नॉट बाउंड फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर टू द पर्सन इफ द पर्सन एक्स नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो हिम या डज नॉट बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर, और वो उस पार्टनर को, है ना, एलएलपी का पार्टनर नहीं मानता, उसे इस बात का विश्वास है। तो भैया जब थर्ड पार्टी को एक्स को विश्वास है कि भैया एक बंदा फर्म का पार्टनर ही नहीं है, या उसे पता है या उसे बिलीव है कि वो फर्म का पार्टनर ही नहीं है, तो फिर एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी, फिर तो मिस्टर एक्स की यहां गलती है। तो यहां मिस्टर एक्स की गलती है, बाहर वाले की गलती है, या उस पार्टनर की गलती है क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है। तो इन दोनों के कामों के लिए, ठीक है ना, पार्टनर के काम के लिए जिसको अथॉरिटी नहीं है और बाहर वाले के काम के लिए, ठीक है, जिसको नॉलेज है कि वो पार्टनर नहीं है, उन दोनों के कामों के लिए एलएलपी इज नॉट बाउंड। ठीक है जी, बात सर समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात देखो, 27 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, एलएलपी इज लायबल इफ पार्टनर of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission in the course of business। सबसे खतरनाक बात यह है कि भैया अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर उसने कोई काम किया है तो LLP लायबल होगी अपने पार्टनर के कर्मों के लिए। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस LLP की टर्म है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस LLP की टर्म है। पुरानी पार्टनरशिप 1932 वाली पार्टनरशिप इसे क्या नाम देती थी, इन द इंप्लाइड अथॉरिटी। ठीक है जी, बात क्या नाम देती थी सर, इन द इंप्लाइड अथॉरिटी। यानी कि पुरानी पार्टनरशिप से लिंक करें, अगर कोई भी काम आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी के लिए है तो फिर उन कामों के लिए फर्म जिम्मेदार होगी। यानी कि अगर कोई भी काम आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करते तो उनके लिए फर्म जिम्मेदार होगी। यानी अगर आप रामलीला में पाव भाजी बनाते टाइम पर, ठीक है, कोई सामान लेके आए और वो सामान आपसे गिर गया, छूट गया, भाजी बनने के बाद गिर गई, छूट गया, वो खराब हो गई, रायता फैल गया उसका, आपको फिर नया सामान लाना पड़ा, तो एक्स्ट्रा सामान जो लेके आए, एक्स्ट्रा पैसा जो लगा वो आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अथॉरिटी के अंदर था। हो जाता, छोटी मोटी गलती हो जाती है इंसानों से, है ना, गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, राइट। तो एलएलपी कह रही है बेटा तू हमारे बच्चे की तरह है ना, बच्चे इधर आ, पार्टनर इधर आ, पार्टनर आएगा आपके पास, एलएलपी उसको गले लगा लेगी। एलएलपी कहेगी बेटा कोई बात नहीं, रोना नहीं, कोई बात नहीं, 1000-2000 का नुकसान हो गया ना, रोने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे था। तो जो तुम काम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में करोगे, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, एलएलपी इसकी पेमेंट करेगी, तुम चिंता मत करो, जाओ, है ना। ऐसे होता रहता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं सर, गलती होगी, ठीक है। यानी कि अच्छे माँ बाप की तरह एलएलपी भी बोलेगी तुमने वही काम किया जो मम्मी पापा ने बोला, उसमें जो गलती हो गई मम्मी पापा झेल लेंगे, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, ठीक है। समझ में आ गई ना बात सर, बहुत ही मजेदार बात थी, राइट। यानी कि एलएलपी लायबल होगी। अगली बात देखो क्या लिखी है, थर्ड, एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइज इन द कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोनली, सुनना ध्यान से, ऊपर की दो बातें, ठीक है जी, ऊपर की दो बातें एलएलपी के लिए लग रही हैं जब पार्टनर एक्ट कर रहा है। कौन एक्ट कर रहा है, पार्टनर, समझ रहे हो बात को। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं ये दो बातें क्या बात कहती हैं,
सर इन दो बातों के लिए एलएलपी को जिम्मेदार ठहराया गया फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर, यानी यहां काम पार्टनर ने किया है तो एलएलपी जिम्मेदार होगी, एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी। ये दोनों सेक्शन ये बात कहते हैं। अगली दो बातें देखो बहुत मजेदार है। अगली दोनों बातें कहती हैं उल्टा उल्टा। इस बार काम एलएलपी का है, ध्यान रखना, इस बार काम एलएलपी का है और बोझ किसके ऊपर डाला जा रहा है? पार्टनर्स के ऊपर डाला जा रहा है। ऊपर की फर्स्ट और सेकंड बात क्या थी? ऊपर की फर्स्ट और सेकंड में था काम पार्टनर का था और बोझ किसके ऊपर डाला जा रहा था? सर बोझ डाला जा रहा था एलएलपी के ऊपर। तो एलएलपी ने बोल दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग है तो झेल लेंगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग नहीं है और बाहर वाले की अगर गलती है, ठीक है, तो भैया हम नहीं झेलेंगे। यहां उल्टा है, यहां भाई साहब उल्टा है। यहां काम किसका है? एलएलपी का, तो क्या पार्टनर झेलेंगे? ध्यान से समझना इन दो बातों को, ठीक है जी। क्या लिखा है? एन obligation of the LLP whether arise in the course, arise in the contract otherwise shall be the solely obligation of LLP। बहुत सिंपल सी बात, अगर कोई भी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन एलएलपी की है, ठीक है, चाहे वो ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी कैसे भी आई हो, वो सिर्फ एलएलपी की ऑब्लिगेशन है, सिर्फ एलएलपी की ऑब्लिगेशन है, उसके लिए पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। इट इज अ सोली मतलब 100% ऑब्लिगेशन किसकी मानी जाएगी? एलएलपी की मानी जाएगी, है ना। इसको हटा देता हूं, कभी तुम कंफ्यूज रहो। ये ऊपर के 2 पॉइंट के लिए था ये वाली बात, राइट। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब एलएलपी के कामों के लिए क्या पार्टनर जिम्मेदार होगा? लगा लो कांटे, पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। एलएलपी के कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ एलएलपी ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो सोली उसकी ही ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना। पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं ठहराए जा सकते, एलएलपी को अपने गल्ले से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। अगली बात, लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। लाइबिलिटी जो है, जितनी भी लाइबिलिटी है एलएलपी की, क्या वो पार्टनर के घर से लिया होगे? पार्टनर घर से लिया हो क्या? नहीं ना। पार्टनर कहेंगे भाई साहब घर में कहां घुसे चले आ रहे हो, तुम्हारा काम है तुम जानो। एलएलपी ने किया तो एलएलपी की बैलेंस शीट बेचो, एलएलपी की एसेट को रियलाइज करा लो, है कि नहीं बात। मेरे घर पे मत आ जाना, ये मत कह देना मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, रास्ते में आपका घर मिला तो मैं मिलने आ गया। ना ना ना, एलएलपी को मना कर देना। तो लाइबिलिटी एलएलपी की शैल बी मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी, ठीक है जी बात। एलएलपी की असेट्स बैलेंस शीट में से असेट भेज देना, उनका रियलाइजेशन करना, ठीक है, राइट। तो रियलाइजेशन जो पैसा आएगा वही लाइबिलिटी है ना एलएलपी की चुकाई जाएंगी, पार्टनर अपने घर से नहीं देंगे। तो बहुत ही मजेदार सेक्शन था, सेक्शन 27 पहले 2 पॉइंट में, है ना। पार्टनर के कर्मों की सजा एलएलपी को तब मिलती है जब वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग हो। आखिरी के 2 पॉइंट में सिमिलर बात, एलएलपी के कर्मों के लिए, एलएलपी के ऑब्लिगेशंस के लिए, एलएलपी की लायबिलिटी के लिए एलएलपी की एसेट्स यूज होंगी, पार्टनर्स की एसेट्स यूज नहीं कर सकते। बात बहुत बढ़िया तरीके से छोटे छोटे घुटने भगवान ने दिए हैं आपको, उस तक पहुंच चुके हैं। एडीओ तक मत पहुंचा देना और उसके बाद नीचे धरती में मत निकाल देना एग्जाम तक, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, किस हद तक पार्टनर की लायबिलिटी रहेगी। अब सुनना ध्यान से, ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा 27 से रिलेट करता है। यानी इस सेक्शन को हमें किसके साथ पढ़ना पड़ेगा? 27 के साथ पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करते हैं, मजा आ जाएगा। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, सबसे पहली बात तो ये बोल दी भैया पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। सर ये बात तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसलिए पर्सनली लायबल नहीं होता, राइट। फॉर द ऑब्लिगेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3, फॉर द ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी रेफर्ड इन सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 किसका? 27 का, है कि नहीं बात। तो सबसेक्शन 3 को एरो बना के कहां ले जाते हैं? ये यहां पे इसका एरो है ना, क्लिक कर देते हैं। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे, पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर अब ये जो बात लिखी है ना, फॉर द ऑब्लिगेशन या फॉर द ऑब्लिगेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3, इसको इस लाइन से रिप्लेस करता हूं मैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है ना, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ या अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। एक पार्टनर एलएलपी की जिम्मेदारी के लिए लायबल नहीं होता, समझा की बात। वो सिर्फ
कौन लायबल होता है? उसके लिए सिर्फ एलएलपी ही लायबल होती है। तो सर पार्टनर क्यों नहीं लायबल होता? तो इस वाली बात की जस्टिफिकेशन दी है, थर्ड पॉइंट की जस्टिफिकेशन दी है कि भाई एलएलपी ही लायबल होती है, पार्टनर क्यों नहीं लायबल होता? आप उसे इसलिए लायबल नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, एलएलपी का पार्टनर है। ठीक है ना भैया, मैं एक फर्म में, एलएलपी फर्म में पार्टनर हूं, तो एलएलपी के जितने भी कर्म है ना, या कुकर्म है, उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो लायबिलिटी अराइज नहीं करती, और मुझे सिर्फ इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि मैं एलएलपी का पार्टनर हूं। भैया तुम तो एलएलपी के पार्टनर हो, तो तुम्हें ये बातें झेलनी पड़ेंगी ना मुन्ना ना। सिर्फ मैं एलएलपी का पार्टनर हूं, पार्टनर होने की सजा ये नहीं हो सकती कि भाई किसी और सेपरेट लीगल एंटिटी के कर्मों को मैं झेलूं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कंपनी से उठाया है। अगर कंपनी ने कोई गलत काम किया है, बेईमानी की है, या उसकी अपनी लायबिलिटी या अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, जेन्युइन ऑब्लिगेशंस भी हैं, उसके लिए शेयर होल्डर आप और मैं थोड़ी लायबल हैं। अगर मुकेश अंबानी जी ने अगर कोई ट्रांजैक्शन करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसके लिए मैं, जिसने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर ले रखे हैं, वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। सेम कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए, तो सेपरेट लीगल एंटिटी ही जिम्मेदार होगी। बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल डिटेल में समझ में आती है, मजा आ गया पढ़ के। अगली बात को देखो क्या लिखेंगे, ध्यान समझना। सेक्शन 27 से लिंक है, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27। ठीक है, यानी कि ये सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27, ये वाली बात कि एलएलपी के कामों के लिए एलएलपी ही जिम्मेदार है। एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस, और ये वाले सेक्शन को भी इसमें लिख दिया, यानी कि 27 का तीसरा सबसेक्शन और इसका पहला। अब सुनना ध्यान से, तीसरी बात और पहली बात, यानी कि अगर मैं बोलूं इन दोनों को एक साथ पढ़ो, तो इन दोनों को पढ़ के क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है, पहले इन दोनों को मर्ज करके इंटरप्रिटेशन निकालो कि सर इन दोनों को पढ़ के हमें यह बात समझ में आती है, एलएलपी के कामों के लिए एलएलपी ही जिम्मेदार होगी। एलएलपी के कामों के लिए एलएलपी ही जिम्मेदार होगी। इसमें क्या लिखा? एलएलपी के कामों के लिए एलएलपी जिम्मेदार होगी, पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। तो इन दोनों बात को 27 का तीसरा पॉइंट, 28 का पहला पॉइंट, इसको मैं एक साथ लिखता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशन निकली? एलएलपी के कर्मों के लिए, एलएलपी के कामों के लिए कौन जिम्मेदार है? एलएलपी ही लायबल है। ठीक है, ये वाली बात। दैट मीन्स अगर मैं उसे दैट इज करके लिख दूं, दैट इज पार्टनर लायबल नहीं है। दैट मीन्स पार्टनर लायबल नहीं है, पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं है। ये बात मैंने लिख दी, यानी कि मैंने ये बात पॉइंट नंबर 3 ऑफ सेक्शन 27, पॉइंट नंबर 1 ऑफ सेक्शन 28 को मिक्स करके एक एनालिसिस डिटेल निकाल ली। अब 28 का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? 28 का सेकंड पॉइंट इसी बात के लिए बोलता है। वो कहता है, सर ध्यान से सुनेंगे, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 कि एलएलपी के कामों के लिए एलएलपी जिम्मेदार है, और सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन की पार्टनर एलएलपी के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट एलएलपी कामों के लिए एलएलपी जिम्मेदार है, पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, शैल नॉट इफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर इट्स ओन रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है जी बात, कि ऐसा होने से कि पार्टनर लायबल नहीं होता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टनर अपने खुद के गलत कामों के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर सेक्शन 27 का और सेक्शन 28 के पहले पॉइंट का फायदा नहीं उठा सकता। सर सेक्शन 27 में ये लिखा है और सेक्शन 28 के भी पहले पॉइंट में ये लिखा है कि पार्टनर लायबल नहीं होता, एलएलपी ही लायबल होती है, तो एलएलपी को लायबल करो। तो जज साहब ने क्या बोला? भाई साहब दूसरी बात सुन लो, ठीक है, तुम्हें बचा लिया गया, तुम लायबल नहीं हो, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलत काम किया है ना, अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हें ही लायबल ठहराया जाएगा, तब एलएलपी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो गलत काम तुम्हारे हैं। सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, गलत कामों के लिए तुम जिम्मेदार खुद ही ठहराए जाओगे। और साथ में लिख दिया, अगर एक पार्टनर उन गलत कामों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या दूसरा पार्टनर जिम्मेदार होगा? एलएलपी तो जिम्मेदार नहीं होगी, तो दूसरा पार्टनर जिम्मेदार होगा? जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार नहीं होगा।
आप अपने कर्मों के लिए आप ही जिम्मेदार रहोगे, आपके कुकर्मों के लिए ना एलईएलपी जिम्मेदार है और ना ही दूसरा पार्टनर जिम्मेदार है। दूसरा पार्टनर जिम्मेदार कर ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टनर टू पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी काम नहीं करती यहां। देखो ये बात लिखी है, बट ध्यान से देखेंगे, बट पार्टनर shall not be personally liable for the wrongful act or omission of other partner। यानी कि पार्टनर के लिए म्यूचुअल एजेंसी की तरह लायबल नहीं होता। पार्टनर के लिए एलएलपी जिम्मेदार होती है अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग है। लेकिन अगर पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन करता है जानबूझकर, तो फिर एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी। आप सेक्शन 27 के 3 का और सेक्शन 28 के 1 का सहारा नहीं ले सकते। बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से मैं आपको ये दोनों सेक्शन कवर करा चुका हूं। 27 को 28 को एक साथ मर्ज करके पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 28 बाय प्रोडक्ट है 27 का। समझ गए सर? मजा आ गया? क्या जानदार एनालिसिस थी। होल्डिंग आउट, शेख चिल्ली आ गए, शेख चिल्ली, ठीक है ना? समझ चुके हो? कल्पना आ चुकी है जो बार बार लोगों से यही बोलती है कि मैं संजय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड हूं, पर वो है नहीं। बात समझ में आ गई? यानी कि एक लड़की कल्पना ने, है ना, दूसरों को ये दिखाया, होल्ड आउट किया कि मैं उस फर्म की, ठीक है ना, मैं एक फर्म की पार्टनर हूं, बड़ी लंबी लंबी फेंक दी है कि नहीं बात? अरे पार्टनर हूं मैं उसकी, क्या बात कर दी, इतनी बड़ी फर्म, कह रहे बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले ने, इतना मासूम था बेचारा सामने वाले ने आपकी इस बात पे भरोसा किया और क्रेडिट दे दिया फर्म को, ठीक है, राइट? तो फर्म जिम्मेदार होगी पैसा लौटाने के लिए और आप भी जिम्मेदार होंगे फर्म के साथ उसका पैसा लौटाने के लिए, ठीक है? तो देखो यही बात लिखी है ध्यान से। एनी पर्सन के आगे लिखता हूं कल्पना, ठीक है, राइट? गजनी याद आ गई होगी, वो बार बार यही बोलती है मैं आमिर खान संजय की गर्लफ्रेंड हूं, ठीक है जी बात। हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, बोलकर कह रही है, उसमें तो वो बोलकर ही कहती है कि भैया मैं तो गर्लफ्रेंड हूं। कुछ करने से कह रही है, ठीक है, यानी कि वो दिखाती ही ऐसी है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। सर दिखाना कैसे है? जैसे मोबाइल में उसकी फोटोज है मेरे पास, है ना, मैं उसे टैग कर देती हूं, इस तरीके से कुछ भी करके वो दिखाती है लोगों को कंडक्ट से कि हाँ भाई मैं गर्लफ्रेंड हूं। शेख चिल्ली बनने की पूरी तैयारी है। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, कल्पना खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, या नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, और खुद को भी परमिट कर रही है, दूसरे को भी परमिट कर रही है। हाँ उसे बताओ, है ना, कल्पना का कोई दोस्त, ठीक है, राइट, वो कह रहा है तुझे पता है किसकी गर्लफ्रेंड है ये? पता तुझे किसकी गर्लफ्रेंड है? संजय सिंघानिया, है ना, संजय सिंघानिया उसकी गर्लफ्रेंड है। जानता ना संजय सिंघानिया बिल्कुल क्या कहते हैं, उसी तरह बिजनेसमैन दिखाए गए हैं जैसे अभी प्रेजेंटली हमारे देश में टाटा हो गए या मुकेश अंबानी हो गए, बिल्कुल ऐसी संजय सिंघानिया की हर कोई जानता है भाई, इतने बड़े बिजनेस टाइकून है, ठीक है? तो वो उसको भी परमिट कर रही है अपने दोस्त को, बोल यार, तू बोल यार, मेरे बारे में बोल, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन क्या बोल परमिट कर रही है कि मैं पार्टनर हूं एलएलपी की, एक एलएलपी मतलब संजय सिंघानिया एलएलपी की मैं एक पार्टनर हूं। अब बन गए शेख चिल्ली। तो कल्पना क्या रहेगी? लायबल रहेगी। कल्पना इज लायबल, समझ रहे हो? कल्पना इज लायबल फॉर द एक्ट, ठीक है ना? टू एनी पर्सन कौन? कोई भी थर्ड पार्टी जिसके आगे वो ये लंबी लंबी फेंक रही है, राइट? जिस थर्ड पार्टी ने, एक्स ने, कल्पना के फेंकने पर विश्वास किया, ठीक है, और सबसे खतरनाक बात, क्रेडिट दे दिया। विश्वास करके क्या किया सर? क्रेडिट दे दिया फर्म को, राइट? यानी कि क्रेडिट दे दिया एलएलपी को। Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has been reached to the person so giving credit, यानी कि जिसको रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसको इस बात का एक्चुअल में नॉलेज हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुद्दे की बात यह है कि भैया कल्पना इज लायबल टू थर्ड पार्टी, उस पार्टी के लिए जिसने कल्पना के फेंकने पर, शेख चिल्ली बनने पर विश्वास करके फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो कल्पना लायबल होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब जब हमने एसआर के देखा था तो हमने तो यह भी देखा था कि सर कल्पना, शेख चिल्ली बनने पर कल्पना तो लायबल होगी, साथ में
एलएलपी भी लायबल होगी, है ना। तो देखो ये वाली बात लिखी है अगले पॉइंट में, हाउ एवर करके, हाउ एवर वेयर एंड क्रेडिट इज रिसीव्ड, जहां उधारी, है ना, क्रेडिट वगैरह मिल गया है एलएलपी को, ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन से, तो अगर एलएलपी ने उसका फायदा उठा लिया है, राइट, तो एलएलपी शेल विदाउट प्रिजुडिस टू द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, इसका मतलब क्या हो, विदाउट प्रिजुडिस टू द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन। यहां पर्सन कौन है, यहां पर्सन है सर कल्पना। कल्पना की लायबिलिटी को मत छेड़ना, वो उसकी लायबिलिटी जो चल रही है वो तो चलती रहेगी, उससे हमें क्या मतलब, उसकी लायबिलिटी है यहां पर उस पर्सन के प्रति, तो भैया वो कल्पना तो लायबल रहेगी रहेगी, उसकी लायबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी बात कर रहे हैं, वो तो लायबल है ही है, तो उसको बोलते हैं विदाउट प्रिजुडिस टू द लायबिलिटी ऑफ द कल्पना, ठीक है, जिसने अपने आप को दिखाया है एज अ पार्टनर। बी लायबल, यानी कि इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इसको स्किप करो, ये वाला पॉइंट ये कहता है कि ऊपर कल्पना लायबल है तो कल्पना को लायबल रहने दो, उसको ही, है ना, लायबल होना पड़ेगा। हमें अभी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो भी लायबल है, हमें किस बात से मतलब है, एलएलपी शेल। फिर सीधा ये वाला पॉइंट पढ़ो, बीच वाला पॉइंट कहां पे रखो, ब्रैकेट में, और ब्रैकेट को स्किप करते हैं जब हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, हाउएवर एलएलपी शेल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयरऑन, यानी कि एलएलपी भी लायबल रहेगी जो क्रेडिट एलएलपी को मिला है, या फिर उसने उस पैसे से या उस ट्रांजैक्शन से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठाया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई, मजा आ गया। वेयर आखिरी पॉइंट, आफ्टर द पार्टनर्स डेथ। अब यार ये बात बताओ, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, क्या है मृत्यु, बाहुबली से पूछ लो, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई तो उसके मरने के बाद अगर आप उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना बढ़िया पार्टनर था, उसकी इतनी अच्छी गुडविल थी कि आपको लग रहा है उसका नाम अभी भी रखते हैं अपने पास, उसका नाम से अभी भी बिजनेस आता है, लोग उसके नाम को जानते हैं, ठीक है ना, राइट, बहुत अच्छा इंसान था, उसके नाम से अभी भी आप बिजनेस चला रहे हैं, और बिजनेस में अगर कोई लायबिलिटी भी आ गई उसका नाम यूज करने पर, तो क्या वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो वो तो आएगा नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, है नहीं, आसमान का सीना चीर के धरती को फाड़ के मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो क्या उसके घर वालों को लायबल कर दोगे, घर पे फोन करोगे, है ना, उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को, अरे बेटा पापा की लायबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि पापा का नाम यूज कर रहे थे, तो कुछ पैसे वैसे ले आना, समझे ना बात। जज साहब ने बोला होश में आ जाओ, होश में, एक तो बेचारा इंसान चला गया, उसके नाम यूज कर रहे हो, ठीक है, और फिर उसके घर वालों को बोल रहे हो पैसे दे दो, शर्म नहीं आ रही क्या। जज साहब ने लिख के बता दी ये बात। जज साहब ने क्या बोला, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई और बिजनेस कंटिन्यू है ना, द कंटिन्यू यूज दैट नेम ऑफ द डिसीज पार्टनर, उसका नाम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो भैया बिल्कुल, है ना, होश में सुन लो। एज ए पार्टनर शैल नॉट इटसेल्फ मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉट मेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, और हिज एस्टेट, मरने के बाद जो उसकी एस्टेट बची, लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी को आप लायबल नहीं करेंगे, कुछ तो शर्म करेंगे, कुछ तो लिहाज करो माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो, लिहाज तो करना पड़ेगा। सेक्शन 30 फ्रॉड, है कि नहीं बात, कहां तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, 30 तक पहुंच चुके हैं, राइट, यानी कि यहां तक कहानी, है ना, जुड़ चुकी है हमारी बढ़िया एनालिसिस के साथ। धोखाधड़ी के केस में, धोखाधड़ी में क्या होगा, इन द इवेंट ऑफ एक्ट कैरिड ऑन बाय एलएलपी, ठीक है ना, धोखा किसने किया, या तो एलएलपी ने धोखा किया और एलएलपी के किसी भी पार्टनर ने धोखा किया, यानी कि सेक्शन 30 एलएलपी पे भी लगता है और उसके पार्टनर पे भी लगता है, दोनों के ऊपर सेक्शन की ऑब्लिगेशन है। दोनों ने जो भी काम किया धोखे, है ना, देने के लिए किया, राइट, क्रेडिटर को धोखा दिया, चाहे वो क्रेडिटर एलएलपी का हो, चाहे कोई एक्स थर्ड पार्टी हो, ठीक है ना, कोई फ्रॉडुलेंट पर्पज से आपने काम किया हो, राइट, तो सीधा इसको ब्रैकेट में करते हैं, ये बात आप समझ चुके हो, धोखा कैसे भी किया गया हो, ठीक है, एलएलपी के द्वारा या पार्टनर के द्वारा। लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, सुनना ध्यान से, यही सबसे खतरनाक बात है, यही सबसे खतरनाक बात है, डेंजर बात है। लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर, दोनों को लपेट लिया।
एलएलपी को भी लपेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी उसको तो लपेटा, साथ में पार्टनर्स भी लपेट लिए गए। हु एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, हु, किन पार्टनर को लपेटा? जिस पार्टनर ने डिफ्रॉड किया है क्रेडिटर के साथ, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पज शैल बी द अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। समझ में आ गई ना बात? यानी कि जो पार्टनर जिसने डिफ्रॉड किया है, इसका मतलब यहां पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकली? इसकी इंटरप्रिटेशन निकली जो फ्रॉड में शामिल ना हो। एलएलपी की मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड है सर, 1000 पार्टनर थे एलएलपी में, ठीक है ना, 5 ने मिलकर धोखा किया, ठीक है, 995 पार्टनर अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है, तो सजा है ना सबको मिलेगी? बराबर मिलेगी? नहीं, जज साहब ने बोला जो डिफ्रॉड में शामिल है उसी को सजा दी जाएगी। यानी एलएलपी के अंदर वही लोगों को पकड़ा जाता है जो फ्रॉड में शामिल होते हैं। यही बात आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ी, और कंपनीज एक्ट ने यहां पर क्या लिखा था? सेक्शन 447 के अंदर, याद आ गया सेक्शन 447? सर याद आ गया, बहुत डिटेल में पढ़ा था। फ्रॉड अगर हुआ है तो कंपनी के ऊपर और जो लोग फ्रॉड में शामिल हैं, चाहे डायरेक्टर हो चाहे ऑफिसर हो, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जेल की नौबत भी थी और लाखों रुपए भी थे, करोड़ों रुपए तक बात थी, 5 करोड़ तक, याद आ गई ना बात? सिमिलर पैटर्न पर इस लॉ को डिजाइन किया गया है, राइट? कि वहां पे अगर फ्रॉड करा जाता तो सेक्शन 447 लगता है। यहां पे भी ये बात लिखी है कि किसी सेक्शन के तहत कोई अलग से बात नहीं बताई, इसी सेक्शन में लिख दिया फ्रॉड किया गया है, तो पहली बात तो ये लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड, है कि नहीं बात? किसकी लायबिलिटी? जिन पार्टनर्स ने फ्रॉड किया है। किस बात की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? फॉर ऑल ऑफ द डेट, और कोई भी है ना अदर लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, ठीक है? तो ये किसकी तरह हो गया सर? ये सेक्शन बिल्कुल है ना किसकी तरह हो गया? फ्रॉड के कंपनी एक्ट के केस में इसमें सेक्शन 447 लगता है। तो फिलहाल मैं इसको यहां से हटाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट? हाउएवर, अगली बात देखो क्या लिखी है। हाउएवर इन केस ऑफ एनी सच एक्ट इज कैरिड ऑन बाय पार्टनर, ठीक है, अगर कोई भी काम पार्टनर ने किया है, द एलएलपी इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट, एलएलपी भी लायबल होगी, यानी एलएलपी को भी सजा मिलेगी। और कंपनीज एक्ट में भी यही होता था। फ्रॉड के केस में डायरेक्टर को भी सजा मिलती थी, राइट? एम्प्लॉइज को भी सजा मिलती थी जो फ्रॉड में शामिल है, और कंपनी को भी सजा मिलती थी। तो सेम पैटर्न पे अगर ये बनाया तो भैया एलएलपी को भी तो सजा मिलेगी पार्टनर के साथ साथ, वही बात लिखी है, ठीक है ना? नुकसान तो एलएलपी को भी झेलना पड़ेगा। आई बात समझ में आ चुकी है? अनलेस कि एलएलपी ये ना प्रूफ कर दे कि जो एक्ट किया गया है फ्रॉड का विदाउट द नॉलेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एलएलपी, उसमें एलएलपी ने कोई अथॉरिटी नहीं दी थी। हमारी अथॉरिटी के बिना, हमारी जानकारी के बिना, हमारे इल्म के बिना ये काम किया गया है, ठीक है? ये प्रूफ कर दिया तो शायद एलएलपी बच जाएगी, अन्यथा पार्टनर और एलएलपी दोनों ही लायबल रहेंगे फ्रॉड के केस में। एलएलपी भी लायबल और पार्टनर भी लायबल, लायबिलिटी अनलिमिटेड कहलाई जाएगी। उम्मीद है बात बहुत शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगला देखो फ्रॉड का अगला पॉइंट। सर कितने हद तक जान ली जा सकती है? हिमेश रेशमिया के गाने की तरह जान ले लो ना जान रे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। एक्ट ने क्या बोला? एक्ट ने बोला जान ली जाएगी ऐसे, कितने जेल तक जाओगे आप, या तो 2 साल तक, एंड साथ के साथ पैसा तो भैया तैयार रखना, ठीक है? जो नॉट लेस देन 50,000 रुपए तो देने ही देने हैं, जो 5 लाख तक है ना जा सकते हैं। सर ये किसको देने हैं सर? ये बिजनेस कैरिड ऑन बाय इंटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ मेंशन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में अगर कोई फ्रॉड किया है, एवरी पर्सन, क्या लिखी है बात? हर कोई बंदा जो फर्म में है, चाहे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, चाहे वो नॉर्मल पार्टनर हो, चाहे कोई और एम्प्लॉय हो, जिसको पता है ठीक है कि फ्रॉड हुआ है और वो उस फ्रॉड का हिस्सा भी है, हु वाज नोइंगली अ पार्टी,
है ना, वो उस फ्रॉड में हिस्सेदार भी है कि नहीं बात, राइट, उससे पनिशमेंट होगी 2 और ये इन फाइन की। तो हाईलाइट करना एवरी पर्सन। अगली बात देखो, अगली बात तो और दूर तक ले गए, ठीक है। जज साहब ने बोला भाई साहब एलएलपी किन किन को लपेटा, है ना, ध्यान से देखो किन किन को लपेटा। तीसरे पॉइंट में एलएलपी को लपेट लिया, एनी पार्टनर, पार्टनर को लपेट लिया, और साथ में डाल दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर भी लपेटे गए। और भैया एम्प्लॉय, ये लो, एक बेचारा शर्ट टाई पहन के एम्प्लॉय, है ना, कोने में बैठ के लैपटॉप में काम कर रहा, उसे भी फंसा लिया। हैज कंडक्टेड द अफेयर ऑफ द एलपी इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, और 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों ने या इन चारों में से किसी ने फ्रॉडुलेंट काम किया है विदाउट प्रेजुडिस टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को मत छेड़ना, वो तो चलेगी चलेगी। यानी कि इंडियन पीनल कोड, जो इंडियन पीनल कोड है उसके प्रोविजन तो आपके ऊपर लग ही रहे होंगे, जेल के, पेनल्टी के, जो भी सजा दूसरा एक्ट दे रहा है उसे तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली चलते रहना। हम उसको ये नहीं बोलेंगे भाई साहब हमारे यहाँ प्रोविजन चल रहा है या हमारे यहाँ उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, आपको जो सजा देनी है भैया 2-3 एक्ट एक साथ लगाएंगे उसके ऊपर, तब होश आएगा उसे, ठीक है ना, राइट। या कोई और एक्ट जो उस टाइम पर प्रिवेल करता है हमारे देश में, राइट, तो सीधा इसको ब्रैकेट में करते हैं, जो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रीन पेन वाले को ब्रैकेट में करते हैं और पढ़ते हैं। इन चारों को लपेटा जाएगा अगर इन्होंने फ्रॉड किया है, ठीक है ना। तो क्या होगा, द एलएलपी एंड एनी सच पार्टनर, एलएलपी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, चारों का नाम फिर से आ गया। मुद्दे की बात शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन, रेड पेन से हाईलाइट कर लेंगे, इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पेनल्टी तो ये किसको देंगे, पेनल्टी किसको देनी है, ये तो रजिस्ट्रार को देनी है कि नहीं बात, एलपी एक्ट के अकॉर्डिंगली। जिस पर्सन के साथ धोखा हुआ है वो कह रहा है सर पैसे तो आपने ले लिए, मुझे क्या मिला ये बताओ, सिवाय दुख गम, है ना, तन्हाई के अलावा मुझे क्या मिला। तो जज साहब ने बोला, कानून वाले ने बोला भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, तन्हाई के साथ साथ तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा। यानी सेकंड पॉइंट में पैसा कहां देना है, सेकंड पॉइंट में पैसा तो मान लो रजिस्ट्रार, है ना, को जमा करना है धोखाधड़ी के केस में। तीसरे पॉइंट में पैसा किसको मिलेगा, पैसा उसको मिलेगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको मिलेगा। तो कंपनसेशन, है ना, उस पर्सन को दे दिया जाएगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ और उसको नुकसान और डैमेज हुआ है। लेकिन एलएलपी को यहां भी बचा लिया जा सकता है, एलएलपी के गल्ले से पैसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। एलएलपी का गल्ला समझ रहे हो, एलएलपी का जो बैंक अकाउंट होगा जो एलएलपी के नाम से खुलता है, एलएलपी के गल्ले से पैसे नहीं जाएंगे अगर एलएलपी क्या प्रूफ कर दे कि जो फ्रॉड किया गया है सब सेक्शन 1 में वो विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी, उसमें एलएलपी को कोई ज्ञान नहीं था, कोई, है ना, नॉलेज नहीं थी उस बारे में। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ चुकी होगी, शानदार जानदार सेक्शन आपको समझ आ चुके होंगे। एक ही सेक्शन बचा है अब, सेक्शन 31 विसल ब्लोइंग, है ना, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल सेक्शन है। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा एक शानदार वीडियो, तो चेक करते हैं क्या बात सामने आती है। अब दोस्तों सुनना ध्यान से, समझ जाना पिक्चर में क्या समझ आया इससे। पूरा सेक्शन जो अगला है, स्पेशल सेक्शन जो मैं बोल रहा हूं, पूरा इसमें ही कवर होता है। शर्मा जी ने घबराकर सारी पोल खोल दी अपनी कि भाई कल हम रेड करने वाले हैं नकली सीबीआई बनकर, उसमें, है ना, मेन लीड ये है भाई साहब अक्षय कुमार साहब, ठीक है, और इतने लोग हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, और बड़ी चोरी है तो इसलिए ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया, सब कुछ बता दिया कि हम क्या बेईमानी कर रहे हैं और क्या बेईमानी कल होने वाली है। अगर गौर से सुना होगा तो जो सीबीआई रियल ऑफिसर है मनोज वाजपेयी, वो क्या कह रहे हैं, अगर आप सच सच बता देंगे, सुनना ध्यान से क्योंकि इस सेक्शन में वो बात लिखी है, सुनना बहुत ध्यान से, जो सेक्शन पढ़ाने वाला हूं ना, इस सेक्शन में यही बात लिखी है जो मनोज वाजपेयी ने बोली है। मनोज वाजपेयी ने बोला सर सच सच बता दो शर्मा जी मुझे, अगर सच बता दिया तो दर्द तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, दर्द तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ी बहुत रहम की उम्मीद कर लेना कि हाँ भाई जो जेल वेल के कुछ चक्कर से बच जाओ तो इसकी रहम की उम्मीद भी आप मुझसे कर सकते हैं।
तो देखते हैं क्या सेम कॉन्सेप्ट और मनोज वाजपेयी की सेम बात हमारे अगले सेक्शन में लिखी है या नहीं लिखी है। तो दोस्तों, ये जो बात लिखी है स्पेशल, इसलिए लिखी है ताकि आप यहां जोड़ सकें स्पेशल 26 के शर्मा जी। तो जो स्पेशल 26 के शर्मा जी हैं, अनुपम खेर, उन्हें कहा गया कानूनी भाषा में विसल ब्लोअर। और उन्होंने क्या करी, उन्होंने विसल ब्लोइंग कर दी, उन्होंने अपने राज की बात किसी और को बता दी, अथॉरिटी को बता दी, और हिंदी में सरल भाषा में बोलूं तो चुगलखोर। क्या बोला जाएगा शर्मा जी को? चुगलखोर बोला जाएगा। चुगली कर दी उन्होंने अपने प्लान की, है ना, किसी अथॉरिटी के आगे, सीबीआई के आगे। तो इन शॉर्ट अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, विसल ब्लोइंग का मतलब होता है चुगलखोरी करना। और जो चुगलखोरी करता है शर्मा जी, उनको बोला जाता है विसल ब्लोअर, और विसल ब्लोअर को बोला जाएगा, है ना, चुगलखोर। राइट। तो सेक्शन 31 चुगलखोरी के ऊपर लगता है, लेकिन चुगलखोरी ये अच्छी वाली चुगलखोरी है, बुरी वाली चुगलखोरी नहीं है। जैसे शर्मा जी ने सीबीआई को सारी डिटेल बता दी, तो ये सीबीआई के लिए, देश के लिए अच्छा है। तभी तो मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं कि आपको दर्द तो बिल्कुल नहीं होगा और आप रहम की उम्मीद भी कर सकते हैं। यही बात एलपी में लिखी है, सेम टू सेम सर, सेम टू सेम लिखी है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 31, द कोर्ट, राइट, और ट्रिब्यूनल, ठीक है जी बात, यानी कि जो हमारा कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, में रिड्यूस और वेव, कम कर सकता है या 100% माफ कर सकता है। पेनल्टी को लेवी अगेंस्ट द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी, किसके खिलाफ? पार्टनर के आगे लिख लो शर्मा जी, ठीक है। एम्प्लॉय के आगे भी क्या लिख लो? शर्मा जी। शर्मा जी चाहे एलएलपी के पार्टनर हो, शर्मा जी चाहे एलएलपी के एम्प्लॉय हो, ठीक है ना। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, राइट, अगर ये प्रूफ हो गया, जो यहां बातें लिखी हैं, अगर ये प्रूफ हो गया तो शर्मा जी की पेनल्टी को वेव कर दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। क्या प्रूफ हो गया सर? कि शर्मा जी ने यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच एलएलपी। जब एलएलपी के ऊपर केस चल रहा था, जब एलएलपी की कोई इंफॉर्मेशन निकालनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो शर्मा जी ने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो शर्मा जी निकले विसल ब्लोअर, जिन्होंने चुगलखोरी कर दी अपनी ही एलएलपी की। तो यहां बस ये बात ध्यान रखना, विसल ब्लोअर के ऊपर लिख लेना स्पेशल 26 के शर्मा जी। क्या लिखेंगे? स्पेशल 26 के शर्मा जी। When any information, अगली बात देखो ध्यान से, when any information given by the partner और एम्प्लॉय, पार्टनर भी लपेटा जाएगा, एम्प्लॉय भी लपेटा जाएगा, हम दोनों को ही क्या मान रहे हैं? हम दोनों को ही शर्मा जी मान रहे हैं, राइट। लीड्स टू एलपी और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय सच एलपी बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट। उसने चुगलखोरी ऐसी कर दी जिससे पता लगा, कन्विक्टेड, दोषी, कि एलएलपी का कोई भी पार्टनर, ठीक है ना, या एलएलपी खुद, एलएलपी कोई भी पार्टनर या एलएलपी खुद या एलएलपी का एम्प्लॉय दोषी है इस एक्ट के तहत, राइट, या किसी और एक्ट के तहत, चाहे वो इंडियन पीनल कोड ही क्यों ना हो, राइट। एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी शर्मा जी ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी, चाहे वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर दी हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं चल रहा उसके बाद या उससे पहले दे दियो, पर शर्मा जी ने इंफॉर्मेशन ऐसी पहुंचाई जिससे एलएलपी पार्टनर या एम्प्लॉय क्या निकला? दोषी निकला, और उसे दोषी करार दिया गया, राइट, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों में से जो भी काम शर्मा जी ने पूरा कर दिया, तो शर्मा जी की लायबिलिटी पेनल्टी को रिड्यूस और वेव कर दिया जाएगा। उम्मीद है बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद शर्मा जी के साथ क्या होगा। उसके बाद शर्मा जी के ऊपर, है ना, आरोप लगेंगे, ठीक है। किस चीज के आरोप लगेंगे? गद्दारी के। अक्षय कुमार बोलेगा, सारे जितने भी लोग हैं 26 के 26, वो सब बोलेंगे शर्मा जी गद्दारी कर दिया आपने, इससे बढ़िया सर कटा लेते, ठीक है ना, राइट, सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। शर्मा जी ये हमने आपस में वादा किया था, राइट, सर कटा लेते, जेल चले जाते, सीबीआई कितना ही आपको परेशान करता हो जाते, लेकिन गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी,
तो बाद में लोग ऐसे ही एलएलपी के अंदर जो पार्टनर एम्प्लॉय जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी उसके ऊपर भी तो गद्दारी के आरोप लगेंगे। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने उनको भी धमकाया, जो बाद में गद्दारी के आरोप लगाएंगे उनको धमकाया क्या, नो पार्टनर और एम्प्लॉय मे बी डिस्चार्ज, एक तो उसे गद्दार कह के डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डिमोट, ठीक है ना, पहले वो भैया मैनेजर की पोजीशन पे था फिर उसे है ना पियोन बना दिया, है कि नहीं बात, ऐसा नहीं कर सकते, सस्पेंडेड निकाल नहीं सकते, डरा धमका नहीं सकते, हैरेस नहीं कर सकते, किसी भी मैनर में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है ना, एंड कंडीशन ऑफ हिज एलएलपी और एम्प्लॉयमेंट मियरली बिकॉज, क्यों, ये सारे काम उसके साथ नहीं करने, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उसे हैरेस नहीं करना, निकालना नहीं है, इस बात को कहकर कि उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी, है ना, सब सेक्शन 1 के तहत। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि शर्मा जी के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ये बोलकर कि तूने सब सेक्शन 1 के तहत क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन पास कर दी है तो तुम्हारे साथ अब ये काम किया जाएगा, निकाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा। तो जज साहब ने बोला ऐसा काम मत कर देना, शर्मा जी को परेशान नहीं करना। तो उम्मीद है ये सारे सेक्शन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आखिरी सेक्शन पर ये चांद तारे बना लेना, स्पेशल 26 के शर्मा जी हैं विसल ब्लोअर और उन्होंने मनोज वाजपेयी के आगे क्या किया, विसल ब्लोइंग कर दी। तो चलिए मैं मिलता हूं अगले शानदार लेक्चर में अगली जानदार बात के साथ सीरीज के अगले स्टेप में। तब तक थोड़ा संचार कीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पता है क्या करना है, दुआओं में याद रखना है।